Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 9 science, we'll be starting a new chapter, that is fundamental unit of life, that is cell. ये आपका 5th chapter है and the chapter name is fundamental unit of life, that is called as cell. So let us see how Robert Hooke discovered the cell. Robert Hooke discovered the cell. This is an example of your plant cell and animal cell. We'll study about all these things detail in the later part of the video. Today we'll just introduce ourselves to the cell or the world of cell. Cells क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ केवल आज हम पढ़ेंगे. A cell is the basic structural and functional unit of a living organism capable of independent existence. यानी सेल क्या है? सबसे छोटा यानी सबसे बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे छोटा यूनिट है. हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है. ठीक है, हमारा बॉडी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर में है, इसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सेल है हमारा. हमारे बॉडी में इतने जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, इनका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सेल है. So cell is called as what? The basic structural and functional unit of life. सेल को हम क्या बोलते हैं? Basic structural and functional unit of life बोलते हैं. Clear? You have to keep this in mind. If somebody asks you to define cell, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. Understood? Now, by whom was cell discovered? सेल का डिस्कवरी किसने किया? Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. He studied the thin slice of cork under his microscope. ठीक है, और सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. कैसे? अपने इनका जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप के अंदर में इन्होंने कॉर्क का यूज़ किया. कॉर्क क्या है? इज अ सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. और कॉर्क वो सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ द ट्री के आउटर पार्ट से जो मिलता है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं. ठीक है. सो दिस सेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज आफ्टर सीइंग इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. क्लियर? ये आपके रॉबर्ट हुक हैं, द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल. हुक ऑब्जर्व that the cork piece had a large number of compartments joined together in a honeycomb-like structure. He named this compartment as cells. और ऐसा उनका माइक्रोस्कोप था, हुक का माइक्रोस्कोप था. ऐसा माइक्रोस्कोप यूज़ करके उन्होंने क्या किया? कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया. When he observed that cork cell, he found that there are large number of compartments जो कि honeycomb जैसे स्ट्रक्चर्स में हैं, which has got a honeycomb-like structure. मधुमक्खी के कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है. तो इन्हें उन्होंने क्या बोला इस चीज़ को? ही कॉल दिस एज अ सेल. इन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला. यू कैन ऑब्जर्व दिस. दिस इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. इसी माइक्रोस्कोप से मदद से उन्होंने कॉर्क सेल में ऐसा ऑब्जर्व किया था, और इसे फिर उन्होंने क्या बोला? सेल. दिस वाज कॉल्ड एज सेल. क्लियर? नेक्स्ट. सेल ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज डेड सेल. और सेल जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो क्या था? एक डेड सेल था. अगर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया, देन हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल और हु ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674 लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. किसके द्वारा किया गया था? साइंटिस्ट और यू कैन से बॉटनिस्ट named as Anton von Leeuwenhoek while observing the pond water. और ये pond water को ऑब्जर्व करते समय इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, ऑब्जर्व किया था. क्लियर? नेक्स्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस, नॉट डेट लाइन्स बट द नेम ऑफ द पर्सन. रॉबर्ट ब्राउन, he discovered nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया. पुरकेंजी, he discovered protoplasm of the cell, that is fluid part of the cell. न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. क्लियर? प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, and it was discovered by whom? Purkinje. Matthias Cladian
नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ही टोल्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। थियोडोर स्वॉन, इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड एट द लास्ट द होल सेल थ्योरी वाज, originally the cell theory was given by Matthias Cladian and Theodor Swan, but an important addition was made to it by scientist known as Rudolf Virchow. He said in his own native language, he said omnis cellula e cellula, मतलब all new cells arises from pre-existing cell, यानी जितना भी नया cells बनते हैं वो पहले से present cells के division से ही बनते हैं। Clear? So these are the name of few scientists and important discovery related to them. Clear? Now let us see the cell theory. Cell theory का postulates क्या क्या है? First, all organisms are composed of cells and cell products. सारे के सारे organism किस चीज़ से बने हुए हैं? Cell या फिर cell के product, cell के other structures से बने हुए हैं। Next is all metabolic reaction takes place in the cell. So cells are a structural and functional unit of life. जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है दैट इज़ परफॉर्म्ड इन द सेल, दैट इज़ वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? जितना का सारा आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन द सेल, इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली, और सारे के सारे नए सेल्स जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल्स से बनते हैं। एंड लास्ट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को एक सिंगल सेल के रूप में ही स्टार्ट करते हैं। इवन वी ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स आवर लाइफ एज अ सिंगल सेल। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्युलर। बॉडी में कितना नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कंटेन्स वन सेल इन देयर बॉडी। क्लियर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स ओके। सो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में एक सेल होता है। इट हैज़ गॉट ओनली वन सेल इन इट्स बॉडी। क्लियर? एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर में एक सेल्स होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर में एक से ज़्यादा सेल्स हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? These organisms are called as multicellular. Example plants and animals. Is it clear to you all? Okay. Now we'll differentiate between the two. Unicellular and multicellular के बीच में अब हम difference देखते हैं क्या क्या होता है। Unicellular cell number क्या होता है? Unicellular में single cell, large number of cells. Unicellular में since there is only one cell, so all functions are performed by the single cell. जबकि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मल्टीसेल्युलर में डिफरेंट सेल अलग अलग तरह का सेल अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म्ड। यूनिसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर। जबकि मल्टीसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। ये न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग है या नहीं है इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। प्रोक्रियोटिक में और यूक्रियोटिक में दो तरह से डिवाइड होते हैं। Pro means before and karyot is derived from word karyon which means nucleus or kernel. यानी prokaryotic cells ऐसे cells हैं which were evolved before the nucleus or they do not have a nucleus inside the cell.
उनके पास न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्लियर? यानी ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस या वेल कवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जबकि वो सेल्स जिनके पास वेल कवर्ड न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट और मीन्स कैरियन और न्यूक्लियस। यानी ऐसे सेल्स जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। Is it clear? So we have got two types of cell based upon presence of nucleus. अगर न्यूक्लियस है, वेल कवर्ड न्यूक्लियस है, तो हम उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं, और अगर वेल कवर्ड न्यूक्लियस नहीं है तो हम उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, अंतर क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर यूजुअली स्मॉलर सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूजुअली स्मॉलर सेल्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक आर लार्जर सेल्स, उनका साइज बड़ा होता है, दे आर लार्जर इन साइज। क्लियर? प्रोकैरियोटिक जो हैं दे आर ऑफन यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल्स अधिकतर केस में क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऑफन मल्टीसेलुलर। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो अधिकतर केस में क्या होते हैं? आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि उनके शरीर में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। लास्ट इज प्रोकैरियोटिक, देयर इज नो न्यूक्लियस और एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस तो नहीं होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर? जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे हैव गॉट न्यूक्लियस एंड दे हैव गॉट अदर वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, और उनके शरीर में और भी वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? अब अगर हम शेप ऑफ सेल के बारे में बात करें तो शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सेल और टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कैसा सेल का शेप होगा वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है, किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है? कुछ सेल के पास फिक्स्ड शेप होता है, जैसे कि मसल सेल जो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, जैसे ये देखो आप मसल सेल है आपके पास, ये स्पिंडल शेप्ड है। नर्व सेल इलोंगेटेड होता है, तो इनका शेप क्या है? फिक्स्ड है, इनका शेप चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है? जबकि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका शेप चेंज होता है, वेरिएबल होता है। दे हैव नॉट गॉट एनी डेफिनिट शेप ऑफ द सेल, लाइक अमीबा एंड WBC। अमीबा अपने शेप को, अपने सेल के शेप को चेंज कर सकता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि कुछ सेल का शेप फिक्स्ड होता है, जैसे कि आपके पास मसल सेल है स्पिंडल शेप, नर्व सेल है इलोंगेटेड, जबकि कुछ का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल हम याद रखें तो अमीबा और WBC। क्लियर? नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल। सेल का साइज के बेसिस पे क्या क्या है? तो सेल का साइज बहुत ज़्यादा वैरी करता है। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल का बात करें तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। क्लियर? नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। अगर स्मॉलेस्ट सेल का बात करें तो माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी बोला जाता है। ठीक है? माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। जबकि अगर लार्जेस्ट सेल का बात करें तो लार्जेस्ट सेल इज योर ऑस्ट्रिच एग सेल। क्लियर? तो तीन बेसिस पे हम लोग साइज ऑफ द सेल को भी पढ़े। लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, smallest cell is mycoplasma and largest cell is ostrich egg cell. Clear? So please go through the topics in your book. Clear? Read it once. Okay? That's all for today in this video. Thank you.